नाज़रीन सैलरी मौज़ूफ़ में खुश आमदीद। हुकूमत साजी के अहम मरहला मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है और ख़बर यह है जनाब कि नवाज शरीफ साहब अगले चंद रोज़ में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और मुमकिन तौर पर वो रमज़ान में ही सऊदी अरब जाएंगे और रमज़ान में ही वो सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के साथ अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे और माजी में तय पाने वाले अहम तरीन माशी इनिशिएटिव्स के ऊपर उनको अपना रोल प्ले करने पर आमादा करेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ और सऊदी अरेबिया के दरमियान पहले से ही मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा टेन्योर में अपने लिए एक नया रोल डिफाइन कर लिया है और वो अपने इस नए किरदार पर ओहदा बरा होने के लिए ना सिर्फ अब तगो-दो कर रहे हैं बल्कि अपने किरदार और अपने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत के लिए एक अहम तरीन जो सरमायाकारी है वो हासिल करने के लिए तगो-दो कर रहे हैं। कैसे और क्यों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये जो मौजूदा रोल है, क्या इसका फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा? क्योंकि हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत अहम, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की खबरें सामने आ रही थी तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो नवाज शरीफ साहब के साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी आपको एक अहम हुकूमती रोल में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद अपने ही हाथों से आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान को वापस कर दिए और अब इस एक नुमाइशी ओहदे पर उनका वापस आना, इसके क्या मानी है? क्या ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मिलकर जो है वो कोई नया रोल प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर? इस सारी सूरत हाल पर बात करना और अहम तरीन इशूज के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो आज वो दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मर्तबा एक तवील अरसे के बाद पेशावर के अंदर एक पावर शो करना था। अली अमीन गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने इमरान खान की हिदायत पर एक जलसा कॉल किया और उस जलसे की जो हकीकत है वो अब सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आ गई है कि वो एक सुपर फ्लॉप शो था। और इस शो ने यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम अज कम इस बात को पर सवालात उठा दिए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद पेशावर में अपनी हुकूमत में तमाम तर हुकूमती वसाइल और तमाम तर हुकूमती सहूलियात के बावजूद भी एक कामयाब पावर शो नहीं कर पाई तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी मर्तबा 2/3 अक्सरियत कैसे मिली है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बाकी सूबों में खासतौर पर पंजाब में यह बात कही जा सकती है कि जनाब हमें जलसों की इजाजत नहीं मिली, हमें जुलूसों की इजाजत नहीं मिली, पुलिस ने हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की, पुलिस ने हमारी रातों को छापे मार के लोगों को उठा लिया, पुलिस ने गिरफ्तारियां कर ली, पुलिस ने सलमान अकरम राजा को पकड़ लिया, पुलिस ने जनाब सरदार लतीफ खोसा को पकड़ लिया, हजारों गिरफ्तारियां कर ली, सैकड़ों गिरफ्तारियां कर ली। ये तमाम के तमाम नाराबाजी पंजाब की हद तक तो की जा सकती है, लेकिन सवाल है कि पाइन पिशौर की हो गया, पिशौर च केड़ा बम फट गया? ऐसा क्या हो गया पेशावर में जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने क्लीन स्वीप किया ऑलमोस्ट खैबर पख्तूनख्वा में, वो पेशावर में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और सजा के बाद और इक्तदार में आने के बाद एक मौसर पावर शो नहीं कर सकी? तो मेरा यह ख्याल है कि इस सारे मामले पर असर नौ गौर करने की जरूरत इस वजह से है कि हकीकी मैंडेट का तयन किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बहुत ही ज्यादा गौर व फिक्र करती है, अपने बयानिए की तश्कील के ऊपर बहुत ही ज्यादा वक्त और समय सर्व करती है और इसी चक्कर के अंदर फॉर्म 45 के हवाले से जो बयानिया घड़ा गया है, अगर आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो नताइज मौजूद हैं, जो फॉर्म 45 मौजूद हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 मौजूद हैं, अगर आप किसी भी हल्के को रैंडमली अगर आप खोल के देखें तो आपको वही सब कुछ नजर आएगा जो पंजाब के अंदर फॉर्म 45 के अंदर किया गया। यानी वहां पर भी आपको कटिंग नजर आएगी, वहां पर भी आपको वाइटों का इस्तेमाल नजर आएगा, वहीं पर आपको जो है नजर आएगा कि किस जगह पर कौन से वोटों के अंदर हेर फेर किया गया, आगे पीछे किया गया। हद तो यह है कि शेर अफजल मरवत साहब
जिन्होंने कल इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब मरियम नवाज उनको जान से मारने की तगोदौ कर रही हैं और उसके लिए सुपारी भी दे दिया, उन्होंने $1 लाख भी अनायत कर दिया है किसी शूटर को। वो खुद उनके अपने हलके के अंदर जहां से खुद उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अगर आप उनके नताइज देख लें तो कम अज कम शेर अफजल मरवा साहब अगर वो कटिंग वाले हिस्सों को निकाल देना तो कम अज कम 40,000 वोटों की लीड से हार रहे हैं, जीतने का कोई इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो मैंडेट जिसका दावा किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस सवालिया निशान की आज खैबर पख्तूनख्वा के हब पेशावर में जो सूबाई दारुल हुकूमत भी है और अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पर एक नाकाम और फ्लॉप पावर शो भी इसी हवाले से जो है ना वो सनद तौसीक दे रहा है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। दूसरी जानिब जो नैरेटिव खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेवलप किया था, अली अमीन गंडापुर ने आज उस नैरेटिव को भी अपने हाथ से अगर मैं ये कहूं कि उसको जाया कर दिया या उसको जलाकर राख कर दिया तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अगर आप गौर करें तो सदारती इंतखाब के बाद जो पहला रद्द-ए-अमल आया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, वो ये था कि हम सदारती इंतखाब को मुस्तरद करते हैं, हम सदारती इंतखाब को तस्लीम नहीं करते। जबकि खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमायत से खड़े होने वाले उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने इस इंतखाब को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी को इंतखाब में कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद भी दी। इसका मतलब ये है कि खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इस प्रोसेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और आज अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से भी ये बात कर दी कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदारती मनसब पर फायज हो गए हैं, वो सदर की कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो उनको मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम भी तस्लीम कर लिया है क्योंकि वो भी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ गए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गए हैं, लिहाजा उन्होंने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी प्रेसिडेंट तस्लीम किया। अब यहां पर आकर असल खेल का आगाज होता है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जैसा शख्स जो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में उनसे बड़ा जो प्लेयर है वो कोई नहीं है, तो फिर इस मौके पर सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऐसे ओहदे को कबूल करना क्यों पसंद किया जो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि एक नुमाइशी ओहदा है तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबी नताइज के नतीजे में अपने दो अहम तरीन टारगेट्स को हासिल कर लिया है। एक, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा हासिल कर लिया है जो मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट में मौजूदगी के तनासुब से 5 गुना ज्यादा है। पार्लियामेंट के अंदर यानी नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी की जनरल सीट सिर्फ 54 है और उसके साथ उनकी 2 सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं जो सिंध और बलूचिस्तान में हैं। और इस मेजॉरिटी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब अगर खाली अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट पर इलेक्शन लड़ रहे होते तो वो प्रेसिडेंट ऑफिस में ना जाते, लेकिन इसके बावजूद वो प्रेसिडेंट ऑफिस में मौजूद हैं, तो ये उनकी सियासत की कामयाबी है कि उन्होंने तमाम लोगों को अपने साथ अटैच किया। दूसरा हदफ है उनका चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट के लिए भी आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त अहम तरीन मुशावरत में मसरूफ है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के चक्कर के अंदर मुझे लग रहा है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कोई पत्ता कहीं कट ना जाए, लेकिन इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो आसिफ अली जरदारी साहब अपनी इस प्रेसिडेंट की पोजीशन को जाया नहीं होने देंगे क्योंकि 2 सूबों में उनकी पार्टी की हुकूमत है और मरकजी हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब की जमात की हमायत के बगैर नहीं चल सकती। इसका मतलब यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक नुमाइशी प्रेसिडेंट नहीं होंगे और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा ना होने के बावजूद, काबीना में शामिल ना होने के बावजूद हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में मौजूद है। और आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज हुकूमत के लिए एक गारंटी है और वो उस गारंटी के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफिस में मौजूद हैं और ये गारंटी मेरा ख्याल है कि 5 साल से आगे की है। 5 साल तक इस गारंटी ने खत्म नहीं होना। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब उसी रोल में मौजूद है कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकल वायबल मुल्क बनाना है और इसी एजेंडे पर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरीके
तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि खलीजी ममालिक में नवाज शरीफ साहब का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, तो इसी तरीके से चाइना के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है, और उनके रोल को सीपेक के हवाले से खुद चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। और इसके साथ साथ पाक ईरान गैस पाइपलाइन आसिफ अली जरदारी साहब का ही प्रोजेक्ट है, और इसको एग्जीक्यूट कराने में भी आसिफ अली जरदारी साहब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक जानिब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वायबल करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो अपनी हुकूमती पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए, अपने हुकूमती स्टेचर को इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को ना सिर्फ अपलिफ्ट कर रहे होंगे बल्कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पुश्त के ऊपर खड़े होंगे अपना हाथ रखते हुए, और लोगों के अंदर यह तासुर देने की कोशिश करेंगे कि ये हम ही हैं जिसने शहबाज शरीफ साहब को खड़ा रखा है, और हम ही हैं जिसने इस हुकूमत को नहीं गिरने दिया, और हम ही हैं जो चाइना से इतनी सरमायाकारी माजी में भी लेके आए और इतनी अब लेके आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत का जो पहिया है वो चल रहा है। लिहाजा इस गवर्नमेंट की दो लाइफ लाइन्स हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, जबकि हाफिज जी इस गवर्नमेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी या सियासी इस्तेहकाम की जमानत हैं। और ये जो तीनों शख्सियात हैं, यानी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और हाफिज साहब, ये जो तीनों शख्सियात हैं, ये इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि ना सिर्फ सेम पेज पर हैं बल्कि सेम लाइन पर हैं, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अगर आपको याद हो, हालिया दिनों में भी नवाज शरीफ साहब के साथ अहम सऊदी शख्सियत की लाहौर पे मुलाकात की खबर गर्म हुई थी। अहम सऊदी शख्सियत ने नवाज शरीफ साहब के साथ आज से 2 साल पहले लंदन के अंदर नमाज जुमा के मौके पर मुलाकात की थी, और इनसाइट देखने वाले रेगुलर व्यूअर्स उस खबर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वो इनसाइट के ही प्लेटफॉर्म से शेयर की गई थी। ये वो टाइम था जब सऊदी गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ एक मर्तबा फिर अपने रवाबत का आगाज किया था, और उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट के नवाज शरीफ साहब के साथ राबते बहाल भी हुए थे, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन से पाकिस्तान की तरफ से सफारती पासपोर्ट हासिल होने के बाद जिस मुल्क का सबसे पहला दौरा किया था वो सऊदी अरेबिया ही था, और वहां पर उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें की थी। और उसके बाद पाकिस्तान वापसी से पहले भी नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे, तो वहां पर इन मुलाकातों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो टाइम फ्रेम था, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो हर्डल्स थी, और वो इन्वेस्टमेंट किस किस टाइम फ्रेम में किस किस तरीके से आएंगी, वो तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई थी। अब नवाज शरीफ एक जानिब ये जो 5 रोजा दौरे पर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहां पर एक जानिब नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गई है, और उनका भाई है वो दूसरी मरतबा जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया है, और हुकूमत के ऊपर नवाज शरीफ साहब की फैमिली के इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना तो बनता ही है। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर सऊदी गवर्नमेंट को पाकिस्तान के लिए कुछ और रियायतें देने, खासतौर पर डेफर पेमेंट्स के ऊपर ऑयल, और पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए सब्सिडाइज्ड फर्नेस ऑयल की फराहमी के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। और उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम पर इस बोझ को, यानी बिजली की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए अगर सऊदी गवर्नमेंट उनका जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और उसके अगेंस्ट सऊदी अरब को मुकम्मल सहूलियात के साथ गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब के लिए ये घाटे का सौदा नहीं होगा। और इस ऑयल रिफाइनरी के चक्कर में अगर पाकिस्तान को सस्ता ऑयल मिल जाए, खासतौर पर फर्नेस ऑयल जो बिजली घरों को चलाने के लिए ज़रूरी है, तो इस चक्कर में पाकिस्तान के अवाम के ऊपर इस वक्त जो महंगाई के बम फूट रहे हैं उसमें खासी कमी आएगी। और इसके साथ साथ SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए जो इन्वेस्टमेंट होनी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी जो फास्ट ट्रैक करना चीज़ों को और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को, वो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट टारगेट है। क्योंकि जो माइनिंग का शोबा है जिसमें सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ये दोनों के रास्ते में जो रुकावटें थी वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही SIFC के प्लेटफॉर्म से दूर कर दी गई थी। लिहाजा अब सिर्फ ओके होना है और उसके बाद यहाँ पर सरमायाकारी शुरू होनी है। और नवाज शरीफ साहब इसी काम के लिए गए हैं कि जनाब ईद पर पाकिस्तान को एक अच्छी खबर
खबर मिले, और वो खबर मिले जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के पाकिस्तान आकर इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करना, और ये अहम प्रोजेक्ट होगा जो नवाज शरीफ साहब बजाते खुद इसको डील करेंगे, जाती उम्रा में रहकर हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन हुकूमत को चलाएंगे जाती उम्रा से नवाज शरीफ और ईवान सदर से आसिफ अली जरदारी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।